देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। ऑपरेशन सिंदूर से डरे सहमे पाकिस्तान के लिए भारत की तरफ से एक और बुरी खबर है। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 97 LCA Mark 1A फाइटर जेट्स शामिल होने जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो भारतीय वायुसेना को कुल 42 स्क्वाड्रन की दरकार है। इस वक्त भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रन है। इसमें से भी कई जेट्स ऐसे हैं जो कि पिछली जनरेशन के हैं। इस वजह से वायुसेना जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mark 1A फाइटर जेट खरीदने के लिए 62,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस फाइटर जेट की खूबियां क्या हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। इस पर बात करने के लिए पहले रिपोर्ट देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर, वो ऑपरेशन जिसमें भारतीय एयरफोर्स के विमानों ने पाकिस्तान की सरजमी पर तहलका मचा दिया था, उसी पाकिस्तान के लिए अब बेहद बुरी खबर सामने आई है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के बेड़े में विध्वंसक विमानों की एंट्री होने जा रही है। भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 97 LCA Mark 1A तेजस फाइटर जेट खरीदने के लिए 62,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। LCA Mark 1A फाइटर जेट्स का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगी। LCA Mark 1A लड़ाकू विमानों के लिए यह दूसरा ऑर्डर होगा। सरकार ने पहले ही 83 फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया है। नए फाइटर जेट MiG-21 की जगह लेंगे। इंडियन एयरफोर्स आने वाले कुछ हफ्तों में MiG-21 को पूरी तरह से अपने बेड़े से बाहर कर देगी। 19 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना अपने सबसे पुराने और ऐतिहासिक लड़ाकू विमान MiG-21 को अलविदा कह देगी। चंडीगढ़ एयरबेस पर 23 स्क्वाड्रन के एक खास समारोह में इस विमान को विदाई दी जाएगी। अब MiG-21 की जगह LCA Mark 1A तेजस लेगा। अब जरा इस फाइटर जेट की खूबियां जान लीजिए। LCA Mark 1A एक अत्याधुनिक फाइटर जेट है। इसमें पहले से बेहतर एवियोनिक्स फिट है। जेट में आधुनिक रडार तकनीकी, उच्च स्तर की मारक क्षमता है। जेट में 65% से ज्यादा स्वदेशी सामानों का उपयोग होगा। भारत की रक्षा क्षेत्र में तकनीक निर्भरता की बढ़ेगी। तेजस ताकत को और ज्यादा बढ़ाने वाला है, वो भी तब जब हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया पाकिस्तान के खिलाफ। और पहलगाम में हुई आतंकी घटना भारत के लिए बड़ी चोट थी। हालांकि उसका माकूल जवाब भी दिया गया। लेकिन अब वायुसेना की बढ़ती ताकत को लेकर क्या सोचते हैं डिफेंस एक्सपर्ट, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही AVM रिटायर्ड PK श्रीवास्तव जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले मेजर जनरल सोई, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी मौजूदा हालात में इस अपग्रेडेड तेजस की कितनी जरूरत भारत को थी और किस तरीके से वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी, आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और AVM श्रीवास्तव जी के साथ भी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा, इस समय में बहुत जरूरत है हमें, और खास तौर से आत्मनिर्भर होने की, एयरफोर्स को अपग्रेड करने की। अगर पाकिस्तान के ऊपर हमने इतना सक्सेसफुल सिंदूर किया है, लेकिन अगर हम ये भी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और उधर से हमारे पुराने एयरक्राफ्ट फेज आउट हो रहे हैं, MiG-21 फेज आउट हो गया है, हमारे जैगुआर, मिराज ये भी पुराने हो गए हैं। बहुत जरूरत है ऐसे में हमारी एयरफोर्स को आधुनिक करना। 36 रफेल आए हैं, लेकिन वो मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, दोनों सीमाओं को अगर हमने देखना है, तो ऐसे में बड़ी जरूरत है कि ये हम आत्मनिर्भर बने। और ये आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा कदम है कि अगर 65%
जब इसके पुर्जे देश में बनेगी और इतनी बड़ी संख्या में अगर हमको मिलते हैं तो ये एक बहुत इजाफा होगा एयरफोर्स की क्षमता में। और खास तौर से जब हमको एक लंबे समय तक लड़ाई लड़ने का अगर होता है, ऐसे में ये जरूरी है कि हम सक्षम हो, देश के अंदर हथियार बने, और ताकि सस्ते बनेंगे, हमारी जरूरत के हिसाब से बनेंगे, और हमारी एक सप्लाई लाइन पर हमें टेंशन नहीं रहेगी, लगातार हमको सप्लाई मिलती रहेगी। धीरे धीरे इसके बारे में, जैसे हमारा एक्सपोर्ट भी हो रहा है, बाद में इनमें एक्सपोर्ट की तरफ भी ध्यान देंगे। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम पाकिस्तान को शांत रखना है तो ताकत से ही शांत होता है, डिप्लोमेसी ताकत से आती है। आज मैं अभी भी ये मानता हूँ, एक सैनिक होने के नाते, अभी भी हमारी इतनी ज्यादा डोमिनेंस नहीं है पाकिस्तान के साथ। एयरफोर्स के नंबर्स अगर खाली उनसे डबल हैं, क्यों डबल हैं? क्योंकि अगर हमारी इकॉनमी उनसे 7 से 8 या 9 गुना बड़ी है, तो हमारे इतनी ज्यादा नंबर्स हों, इतनी ज्यादा ताकत हो कि पाकिस्तान सोचने की सोच ही नहीं सके कि मैंने यहाँ के भारत में कुछ आतंकवादी घटना करनी है या भारत के खिलाफ कुछ एक्शन लेना है। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि इसका सबसे अच्छा जवाब आत्मनिर्भरता ही होगा। बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम और ये मजबूत कदम है जो भारत बढ़ा रहा है। पीके श्रीवास्तव सर, बाकी फाइटर जेट्स के मुकाबले तेजस को आप कैसे देखते हैं? लाइट कॉम्बैक्ट जो फाइटर जेट्स होते हैं वो बाकी से अलग कैसे होते हैं? और अभी जो चैलेंजेस भारत को अलग अलग देशों से मिल रहे हैं, उसमें ये कैसे वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा? देखिए रचना, हमेशा किसी भी वायुसेना में कई तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं। उसमें से हम जिस चीज को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी मैं क्वालिटी पर बाद में आऊंगा। नंबर्स भी अपने आप में क्वालिटी को दर्शाता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज ज्यादा नंबर में होती है तो आप उसका प्रयोग उतने टेम्पो ऑफ वॉर को मेंटेन करने में कर सकते हैं। और जहां तक तेजस का सवाल है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो शायद चर्चा हो रही है, तेजस के कई वेरिएंट्स हैं। उसमें से पहला जो फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस के बेसिस पे बना था, जिसपे 2 सुलूर में स्क्वाड्रन बन चुके हैं, और उसके बाद जो है अब उसको इम्प्रूव करके बनाया गया है। मार्क 1 ए जो आएगा, मार्क 1 ए जो है, इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी है, इसमें जो है एवियोनिक्स बहुत सक्षम है और अपनी एवियोनिक्स है। जब सक्षम की हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर आइजा रेडार भी है, जिसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक अरे रेडार बोलते हैं। वो स्कैन अरे रेडार वो आपके पास है, वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो जब आप हवा में हैं तो आपके आसपास के दृश्य को, क्या आपकी एयर सिचुएशन है, उसको पायलट को बताता है और समझाता है, और फिर फायर कंट्रोल रेडार के जरिए हम टारगेट को एंगेज करते हैं। इंजन जो है अभी हमारा इसमें जी का ही है, तो वो हमारी एक तरीके से आप बोलेंगे एक कमजोर कड़ी है, लेकिन उसका हमें कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उसके आने की संभावना है, और बाद में हम अपना इंजन बना लेंगे। तो मार्क 1 ए में एयर टू एयर रिफिलिंग की भी वो है। तो अगर ये सारी चीजें बना लें, तो आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जो इस तरह के लाइट एयरक्राफ्ट होते हैं, जो होम ग्रोन है, उनका क्या उपयोग होगा। वो होम ग्रोन होने से और लाइट एयरक्राफ्ट होने से मैनेवरेबिलिटी की जो है वो बहुत एक अच्छी सी बात बन जाती है। अगर आपको पुराना याद हो, सेबर जेट्स के वर्सेस जो हमारे नेट्स का युद्ध हुआ था, उसमें नेट्स ने सेबर जेट को धूल चटा दी थी। सेबर जेट उस जमाने का ज्यादा बड़ा और ज्यादा सक्षम जहाज था, लेकिन नेट में मैनेवरेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, तो उसका इस्तेमाल करके हमारे पायलट्स ने उनको, जो उस वक्त थे पायलट्स, उन्होंने उनको मार गिराया। उसको बाद में नाम भी मिला, सेबर किलर का नाम मिला उसको। तो इस तरीके से आप ये जो छोटे जहाज होते हैं, ये अच्छी, और इसमें अपनी मिसाइल्स लगती हैं। एक और बहुत बड़ी बात होती है कि हमारी अपनी मिसाइल जो अस्त्रा है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के जो वेरिएंट्स आएंगे, अस्त्रा 1, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, वो लगेंगे। मार्क 3 जो 300 किलोमीटर तक उसकी रेंज है। तो ये जहाज बहुत सक्षम है, और हमारे जो वेरियस रोल्स हैं, जिसको हम बोलते हैं एक पेट्रोल वाली जो होती है, कैप सॉर्टीज जो होती हैं, या डॉग फाइट्स की अब संभावना आजकल के युद्ध में कम हो गई है, लेकिन दूर से हम मार कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं मिसाइल्स को, एयरक्राफ्ट को। तो ये बहुत बड़ी क्षमता है, और जिसको लेकर के एयरफोर्स ही मतलब उसकी संरचना की गई है। तो ये नंबर्स में बहुत होंगे, ये हमारे अपने होंगे, सप्लाई चेन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा जनरल सोई ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई। और आपकी जो अपनी इंडस्ट्री है वो डेवलप करेगी। इस जहाज को बनाने में कम से कम 500 MSMEs इन्वॉल्व है,
वो बैंगलोर, हैदराबाद, इसके अराउंड। तो अगर ये क्षमता आपके अंदर आती है, एरोनॉटिक्स आपको एक चीज और बता दें, सबसे तकनीकी हिसाब से सबसे विकट और सबसे दुर्लभ चीज मानी जाती है। अगर इसकी क्षमता आपने देश में पैदा कर ली तो आपको बाद में यूएवीज बनाने में, जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स होते हैं, कॉम्बैट यूएवीज बनाने में, या आपको रॉकेटरी में उसको पोजीशन करने में, या आपके स्पेस के क्षेत्र में बहुत मदद मिलती है। और अब तो हम स्पेस में भी बहुत आगे हैं, साइबर में बहुत आगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में आगे हैं। तो अब मैं आपको एक थोड़ा सा और चीज बताना चाहूंगा जो जरूरी है जानने के लिए दर्शकों को, वो ये है कि किसी भी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस जिसको हम बोलते हैं, किसी भी जहाज की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस दो चीजों पर निर्भर करती है। पहली होती है कि हर एयरक्राफ्ट से हाउ मेनी सॉर्टीज यू कैन जनरेट पर एयरक्राफ्ट पर डे। दैट मीन्स अगर आपके कोई जहाज है, उसको अगर वो बैटलफील्ड में गया, उसमें कोई माइनर डैमेज हुआ, तो उसको आप रीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं और कितनी बार उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सॉर्टीज पर डे पर एयरक्राफ्ट इनटू सर्वाइबिलिटी, वो सर्वाइव कर सकता है कि नहीं कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट वॉर पीरियड में कंटेस्टेड माना जाता है। कंटेस्टेड का मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो स्वीट होना चाहिए वो भी अपना होना चाहिए और बस सक्षम होना चाहिए। ये दोनों चीजें इसके अंदर हैं। इसकी जो मेंटेनेंस है वो मॉड्यूलर है, इसलिए बहुत आसान है। नंबर ऑफ सॉर्टीज वी कैन जनरेट, दे विल बी इन द रेंज ऑफ 4 to 5 पर डे ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट पीरियड, एंड ये सर्वाइव कर सकता है कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में। तो इससे इसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आप उस हिसाब से देखें, अपना है, कॉम्बैट के हिसाब से इफेक्टिव है, और मेंटेनेंस जो है हम कम दामों में कर सकते हैं, पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है, ये सब मिला करके ये बहुत बड़ी सफलता है। और मैं सरकार का इसके लिए बहुत वो करूंगा कि उन्होंने विश्वास करके, एयरफोर्स ने से विश्वास करके जो ऑर्डर्स प्लेस हुए 97 एयरक्राफ्ट के, वो अब 83 को अगर आप इसमें मिला लीजिए, कम से कम 180 ये हो गए, 40 पहले थे, तो 220 एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के पास आने का तो पूरा वो हो गया है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमें इंजन के लिए कोई ना कोई अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। फिलहाल मैं इतना कहूंगा, उसके बाद आपके अगले प्रश्न के ऊपर मैं जवाब देना शुरू करूंगा। जी, जब हम सेना की बात करते हैं, सेना की ताकत की बात करते हैं, इसीलिए हम अपने साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं ताकि आम भाषा में हमारे दर्शकों तक बातें पहुंचे। और पीके श्रीवास्तव साहब, बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान भाषा में आपने बताया कि किस तरीके से ताकत बढ़ रही है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। संजय सोई सर, जो अभी अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें, वो भीख का कटोरा हाथ में लेकर आगे बढ़ जाता है, अलग अलग देशों की तरफ वो मुंह बाय देखता है कि किसी तरह मदद मिल जाए, हथियारों में पूरी तरह से डिपेंड रहता है कि हाँ बाकी देश मदद कर दें तो फिर उनकी ताकत बढ़े। ऐसे में भारत जो कि लगातार मजबूती की तरफ जा रहा है, अब हम कह रहे हैं ना कि तेजस का जो अपग्रेडेड वर्जन है उसमें भी आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। ये सब बातें जो हम खबर के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान पर असर क्या कर रही होंगी? है कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो हालात हैं, ऐसे में मैं तो अब ये कहता हूँ हम अभी भी थोड़ा पीछे हैं, बहुत स्पीड अप कर रहे हैं आज हमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने के लिए और अपनी एयरफोर्स और सेनाओं की ताकतों को बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के पास 323, हमारे पास 522 के लगभग हैं, तो ये कोई बहुत ज्यादा डोमिनेंस नहीं। जबकि हमें चाइना को भी देखना है, बांग्लादेश का भी हालात अभी ऐसा है। ऐसे में बड़ा जरूरी है कि ये स्ट्रेंथ को टाइमली बिल्डअप किया जाए। और पाकिस्तान नेचुरली इस चीज के ऊपर उनको तकलीफ हो रही होगी, लेकिन रचना जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, डिफेंस जो प्रोक्योरमेंट होता है इसमें समय लगता है, यहाँ पर बड़ी एडवांस प्लानिंग की जरूरत होती है। आज अगर हम 29 स्क्वाड्रन तक आ गए, मिग 21 निकलने के बाद 42 में से 29 रह गए, जबकि हालात हमारे देश में सुरक्षा का माहौल इतना अच्छा नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि उसको बहुत तेजी से आगे बढ़े, नंबर्स को पूरा करें, क्योंकि नंबर्स को पूरा करना, और वो भी अगर, और मैं ये कहूंगा कि खाली देश में नहीं, जरूरत पड़े तो मिक्स एंड मैच हमें करना चाहिए। कुछ इंपोर्ट करें आधुनिक जहाज, कुछ हम देश में बनाएं, और देश में बनाने का डेफिनेटली फायदा है कि अनलिमिटेड सप्लाई हो सकती है, सस्ता बनता है, हमारी जरूरत के हिसाब से बनता है, हम उसको बहुत ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसके रिप्लेसमेंट पार्ट मिलते रह सकते हैं, बहुत फायदा होता है। लेकिन
जिस प्रकार से अगर पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश उधर से जो चाइना घेरने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में हमें ये स्ट्रेंथ को बहुत तेजी से बढ़ानी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आत्मनिर्भरता के लिए, कि ना केवल डिफेंस इंडस्ट्री, जब तक एक इंफ्रास्ट्रक्चर ना तैयार हो, हमारी मेटलर्जी अच्छी बने, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा है, हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे हो, वो फिर इंटीग्रेट होके, क्योंकि जो डिफेंस की चीज बनती है वो एक अल्टीमेट बहुत ही स्ट्रांग और स्टडी बनती है। वो अगर सिविल में भी इस तरह के जो हमारे यंग है, यूथ है, भारत एक युवा देश है, आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज है कि आज वो साइंस की तरफ आए, स्टेम की तरफ आए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, मैथ, इन स्ट्रीम की तरफ आए, खाली कंप्यूटर की तरफ नहीं देखें। जब ये चीजें डेवलप होंगी तो डिफेंस इंडस्ट्री भी अपने आप डेवलप हो जाती है, हमको चीजें देश में मिल जाती है, इंजन बनाने के लिए, बैरल बनाने के लिए, अपनी उसकी बॉडी बनाने के लिए, जो हमको आधुनिक मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, एवियोनिक्स, ये सब चीजें चाहिए, ये हमें देश में मिले, तब ये स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। और ये इंडस्ट्री ऐसी कि आप देखिए, मैं इस समय में अमेरिका में हूँ, अमेरिका की इकोनॉमी इस समय में डिफेंस इंडस्ट्री से चल रही है। वो लेकिन वो डिफेंस इंडस्ट्री बनाने के लिए सारा चाहिए, सारी हर तरह की आपको साइंस की जरूरत पड़ती है। तो ये बात देखते हुए मैं इसका फ्यूचर बहुत अच्छा देख रहा हूँ। एक हैंड होल्डिंग है, बहुत अच्छा कदम है ये हमारा, कि अगर HAL के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये भारत की सेनाओं को, एयरफोर्स को बहुत जबरदस्त ताकत में इजाफा होगा। और पाकिस्तान को और चाइना जब देख रहे हैं तो नेचुरली वो सोचेंगे क्या करें। टर्की, पाकिस्तान, चाइना ये एक तरफ हो रहे हैं, अमेरिका भी झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो रहा है। ऐसे में बड़ा जरूरी है कि हम बहुत तेजी से अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण करें। रचना जी, जब हम बात टू फ्रंट की कर रहे थे तो पिछले दिनों उसमें बांग्लादेश भी ऐड हो जा रहा था, मतलब पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, ये 3 फ्रंट पर मोर्चा कैसे संभाला जाए या फिर कैसे अपनी ताकतें बढ़ाई जाए। पीके श्रीवास्तव सर, जब भी कोई जंग जैसे हालात होते हैं, वायुसेना का उसमें बड़ा अहम रोल होता है। ये हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा, और इससे पहले अगर हम देखें भारत पाकिस्तान के बीच में जब भी युद्ध की स्थिति रही, वायुसेना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ऐसे में तेजस का वायुसेना की ताकत को बढ़ाना, ये एक बड़ी चोट और बड़ा डर भी तो होना चाहिए दुश्मन देशों के लिए। देखिए, दुश्मन देशों को डर तो है, लेकिन डर के कई चीजें होती हैं जिनको हमें सामने रखना पड़ता है। सबसे जो बात मैं, जनरल सोई ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि जब आप किसी देश के सैनिक सामर्थ्य को देखते हैं तो उसमें वायुसेना चूंकि एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, आपको पता है कि किसी चीज को दूर से मारक क्षमता, आजकल जो हम एक बोलते हैं रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, उसमें 2 चीजें बहुत खास हैं। आपको बियॉन्ड विजुअल रेंज जाना पड़ता है, मतलब आपको बिना अपने आप को हार्म डिस्टेंस में लाए हुए दुश्मन के टारगेट को, जो भी आपका टारगेट है, उसको नष्ट करना पड़ता है। जैसे हमने शुरू में 9 टारगेट्स को ध्वस्त किया जो आतंकी ठिकाने थे, बाद में हमने 12 उनके एयर बेसेस को ध्वस्त किया। तो इस सब में आपको दूर से ही भेजना था। आपका कोई भी, यू डिड नॉट क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तब वायुसेना का इस्तेमाल होता है, लेकिन वायुसेना का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्पेस असेट्स की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको इमेजरी चाहिए, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हम बोलते हैं EM इंटेलिजेंस भी चाहिए, आपको साइबर इंटेलिजेंस भी चाहिए। ये सारी जब जुड़ती हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी चाहिए, तो आपको टारगेट के एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। अब आपको उस टारगेट को, चाहे वो आपकी ब्रह्मोस हो या चाहे आपके ये हवाई जहाज के जरिए आप कोई एयर टू ग्राउंड मिसाइल भेजें, या अगर उनका कोई जहाज हवा में है, जैसे कि एयर चीफ ने बताया था, तो उसको हमने मार गिराया एयर टू एयर अपने मिसाइल के जरिए। तो उनकी क्षमता को नष्ट करना, उनके रेडार्स को खत्म करना, उनके एयरबोर्न जो सिस्टम्स हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, उनको खत्म करना, ये इसके लिए वायुसेना की बड़ी ताकत की जरूरत पड़ती है। इस ताकत में हमारा साथ दिया IACCS ने, जिसको हम इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, और आकाश तीर ने। इससे हम क्या करते हैं, जितने रेडार्स के हमारे पास इनपुट आते हैं उसको फ्यूज करके इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम पता करते हैं कि किस जगह हम किस चीज से मारें कि हम कम से कम दाम में ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचा सकें दुश्मन को। कि ये रचना जी एक बात और है, जब ये लड़ाई होती है तो लड़ाई ये आपके संसाधनों की भी है।
आपके बजट की भी लड़ाई है। इसीलिए हम लोग डिफेंस में हमेशा ये बोलते हैं कि वी मस्ट मेक ईच रूपी काउंट फॉर, क्योंकि हर पैसे से हमें ताकत मिलनी चाहिए, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। वहीं पर आत्मनिर्भरता आती है, और सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वहां पर भी आत्मनिर्भरता आती है। लेकिन एक बात से मैं सहमत हूं कि जब आप अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहे हैं तो आप अपने आप को वल्नरेबल नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए मिक्स एंड मैच जो अप्रोच हम कहते हैं कि कुछ हम लें जिससे हमारे उसमें क्वालिटी आए। अब हमारे उसमें क्वालिटी कैसे, हमारे जो पूरा ये जो एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का सिस्टम है, उसके दो पार्ट होते हैं प्राइमरली। एक को हम ऑफेंसिव ऑप्स बोलते हैं, जहां पर जहाज काम आते हैं, आप जाते हैं, और दूसरे को हम डिफेंसिव एयर ऑप्स बोलते हैं। डिफेंसिव एयर ऑप्स का मतलब ये होता है कि आप जो हैं वो ये कोशिश करते हैं कि कोई आपके अंदर घुसने नहीं पाए। उसका प्रमाण आपने देखा कि जब हमने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसके बाद वहां से स्वॉर्म ड्रोन्स आए, वहां से वहां की मिसाइल्स आई, जिसको बहुत उनको अभिमान था उसके ऊपर, और वहां से उनके एयरक्राफ्ट उड़े, जिसमें से 5 हमने गिरा दिए। और चीफ ने बोला है, अगर आप और इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो वो मान के चलते हैं कि कम से कम उनके 20 जहाज नष्ट हुए, कुछ हैंगर्स में, कुछ हवा में। तो ये जो हुआ है, ये सारा वायुसेना ने इसको देश को समर्पित किया। लेकिन हमारी जो नेवी थी वो तैयार थी, अरेबियन सी में हमारे जो थल सेना थी पूरी तरह से तैयार थी, LOC और LAC पे। तो वो एक तरीके से उन्होंने उनको वहां रोक रखा था, और उस बॉर्डर एरिया का वो ध्यान रख रहे थे। तो जब उनको इतनी चोट पहुंची, उनकी चीजें नष्ट हो गई, तभी उन्होंने ये किया, सबमिट किया कि हम अब चाहते हैं कि हमें आप सीज फायर करें। ये उनकी तरफ से आया। तो ये सारी चीज होने के लिए आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, और कौशल भी बहुत जरूरी है। मैं आपको एक स्टडी के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि हम उस तरह से बात कर रहे हैं। ये स्टडी वेलफेयर इंस्टीट्यूट ने की थी। अभी सोई साहब जो हैं वो US में हैं, वहीं की हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी की स्टडी है। उसमें उन्होंने आकलन किया था। एक बार भारत और चाइना के बीच में बहुत एक तरह से कंपैरिजन चल रहा था, तो जो आकलन हुआ था कि एक पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स और एक जहाज ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑफ सिमिलर टाइप, और उसी तरह एक पायलट चाइनीज एयरफोर्स का और एक जहाज उनका, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ये पाया कि हमारा 1 मैन 1 मशीन कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू 2.5 मैन मशीन कॉम्बिनेशन ऑफ देयर्स। ये बड़े गौरव की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग है, हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो इंगेजमेंट रूल्स हैं, वो इतने वेल डिफाइंड, वेल प्रैक्टिस्ड, और हमारे जो पायलट्स हैं वो कॉम्बैट एक्सपीरियंस के साथ है, तो बहुत भारी पड़ते हैं। और अभी हमने देखा जो जो हमारा ऑप सिंदूर हुआ, कि पाकिस्तानी आर्मी इतना ट्रेड में घुस चुकी है, वो एक तरीके से बनिया आर्मी बन गई है, वो ट्रेडिंग आर्मी बन गई है, कि वो सरेंडर करने को तैयार है, लड़ने को तैयार नहीं है। तो उनकी जो भी धमकियां रही, चाहे वो जो उन्होंने कहा कि चौकों पर सजाने के लिए हमने ये पौवे नहीं रखे हैं, या और भी जो धमकियां रही, उससे धमकियां साबित हुई। और उनके पास जो 80% चाइनीज हथियार थे, वो सारे के सारे फुस हो गए। और जब चाइना से पूछा गया तो उन्होंने कहा इनको चलाना नहीं आता, नंबर 1, और दूसरी बात कही कि ये हमने इनको एक्सपोर्ट वर्जन दिया था। और इसीलिए तो पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा, और DGMO के जरिए कहा गया कि भाई बस कीजिए, अब सीज फायर का ऐलान कर दीजिए, इससे ज्यादा मार हम सह नहीं पाएंगे, जो कि पूरी दुनिया ने देखा। वो बात अलग है कि पाकिस्तान फिर उसमें झूठी कहानियां गढ़ता रहा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, PK श्रीवास्तव सर, संजय सोई सर, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और इस डिस्कशन में पार्ट लेने के लिए।